हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं तेजिंदर बिधुड़ी। हिंदी व्याकरण की जो श्रृंखला हमारी चल रही है उसके तहत जो वर्ण विचार से संबंधित जो वीडियो पीछे भी मैंने अपलोड की हैं यूट्यूब चैनल पे, और वर्ण विचार से संबंधित ये हमारा वीडियो आज का भी वर्ण विचार से संबंधित ही है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो उसके तहत जो है सबसे पहले हम वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो है हम शब्द विचार पढ़ेंगे और फिर वाक्य विचार पढ़ेंगे। तो वर्ण विचार से संबंधित वर्णमाला का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके तहत वर्णमाला में हम स्वर जो हैं होते हैं 11 हमारे हिंदी भाषा में 11 स्वरों का हम अध्ययन कर चुके हैं, और आज की वीडियो में व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, अगर आपने स्वरों की वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसमें उन वीडियो को देख लें, उसके बाद जब व्यंजन की वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब आज देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजनों की संख्या 33 यानी 33 होती है, जो निम्नलिखित है। जो हमारे वर्णमाला जो है, वर्णमाला में वर्ण तो आप समझते होंगे, वर्ण जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। स्वर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और ये जो हैं आज हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो व्यंजनों की संख्या 33 होती है यानी 33 होती है। तो कौन कौन से होते हैं व्यंजन, आइए देखते हैं। व्यंजन जो हैं कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, ते वर्ग और पे वर्ग, ये 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग में 5-5 वर्ण दिए हुए हैं। कै वर्ग में भी 5 वर्ण हैं, कै, खे, गे, घे और अंगे। ठीक है, चे वर्ग में भी, टे में भी, ते में भी और पे में भी ये 5-5 वर्ण दिए हुए हैं, यानी 5 ऐसे और 5 ही ऐसे। तो वर्ग हो गया 5 गुना 5 यानी 25। ठीक है, तो ये 25 जो हैं व्यंजन हैं जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। वर्गीय व्यंजन इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि 5 संख्या इनकी ऐसे है और 5 ही ऐसे है, और 5 गुना 5 25 यानी 5 का वर्ग जैसे 25 होता है, तो इसी प्रकार इन 25 के 25 व्यंजनों को वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हें हम स्पर्शी वर्ण या स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं। इन्हें हम व्यंजन कह दें या वर्ण कह दें, एक ही बात है। तो स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी वर्ण हम इन्हें क्यों कहते हैं? क्योंकि इन 25 के 25 व्यंजनों को बोलते वक्त हमारी जो जीभ है वो मुख के किसी ना किसी भाग को स्पर्श करती है, यानी टच करती है। तो हमारी जीभ इन 25 व्यंजनों या 25 वर्णों को बोलते समय मुख के किसी ना किसी भाग को टच करती है या स्पर्श करती है, इसीलिए इन 25 को स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। तो ये 25 हो गए। देखते हैं कै वर्ग के। कै वर्ग के हो गए, पहला क्या है? कै, दूसरा खे, तीसरा वर्ण गे, चौथा हो गया घे और 5वां होगा अंगे। कुछ बच्चे जो हैं वो थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, क्योंकि बचपन से ही हमें स्कूलों में जो पढ़ाया गया है लास्ट में इसे अणे बोल देते हैं, इसे भी अणे बोल देंगे, इसे भी अणे बोल देंगे, जबकि ये पंचमा अक्षर जो होते हैं इनमें अणे सिर्फ ये है, इन्हें अणे उच्चारित नहीं करते हैं। देखते हैं इन्हें क्या कहते हैं। कै वर्ग के हो गए कै, खे, गे, घे और अंगे, इसे बोलते अंगे। ठीक है, चे वर्ग के हो गए चे, छे, जे, झे और इये, इसे बोलते हैं इये। ठीक है, अणे नहीं बोलते, इये, ये अंगे, ये इये। टे वर्ग के भी 5 देखते हैं, टे, ठे, डे, ढे और अणे। और ते वर्ग के 5 कौन कौन से हैं? ते, थे, दे, धे और ने। और पे वर्ग के पे, फे, बे, भे और में। तो ये हो गए 25 व्यंजन। ठीक है, इन्हें हम अच्छे से याद कर सकते हैं।
ये जो सीक्वेंस से लिखे गए हैं 5 के 5, कै चे टे ते पे, कचट तप कह करके भी हम याद कर सकते हैं। 2-4 बार हम जब रिपीट करेंगे कचट तप, तो हम इन्हें सीक्वेंस से लिख सकते हैं, कचट तप, कचट तप। उम्मीद करता हूं याद हो गए होंगे। तो ये तो हो गए 25 व्यंजन हमारे। बाकी के हमें देखने हैं 33। बाकी के 8 जो व्यंजन हैं वो कौन कौन से हैं देखते हैं। ये देखिए, ये है 4 व्यंजन है ये रे ले वे। क्या है? ये रे ले और वे। इस पंक्ति में ये 4 व्यंजन है, इस पंक्ति में 5 वर्ण नहीं है। जैसे इनमें 5 थे सब में, इसमें 5 नहीं है, 4 है, इसलिए ये वर्गीय नहीं है। इन्हें वर्गीय व्यंजनों से बाहर रखा गया है। वर्गीय व्यंजन वे हैं जो पंक्ति में 5 हैं, तो ये वर्गीय व्यंजन नहीं कहलाएंगे। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। क्या कहा जाता है? अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण। तो अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए कि क्वेश्चन बना देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है, और 3 ऑप्शन तो दे देंगे इनमें से, और एक जो उठा के ले या वे इनमें से कोई सा रख देंगे। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? ये रे ले वे। इसे याद कर लो, ये रे ले वे। ये रे ले वे क्या है? अंतस्थ व्यंजन। और कचट तप है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्या है। से और है, ठीक है, इन्हें हम कहते हैं ऊष्म वर्ण। क्या कहते हैं? ऊष्म वर्ण। तो ये क्या, इनका सही प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, सही उच्चारित कैसे होता है। ये होता है से नहीं होता, से नहीं, से, और ये होता है से, और ये इसे कहते हैं है, ठीक है। ये चारों जो हैं ऊष्म वर्ण हैं। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऊष्म वर्ण कौन सा है, ठीक है। तो ऊष्म वर्ण हमारे 4 हो गए, से है, ठीक है। और ये रे ले वे क्या हो गए? अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण। और ये बाकी जो कचट तप मैंने बोला था, ये 5 की वो है श्रृंखला 5-5 की, इसे कहते हैं हम वर्गीय व्यंजन या वर्गीय वर्ण या स्पर्शी व्यंजन या स्पर्शी वर्ण कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अच्छा, इनकी संख्या कितनी हो गई? 33 हो गए ना। 25 ये हो गए, 4 ये हो गए और 4 ये, 25 और 8 जो है 33 यानी 33 हो गए। आगे देखते हैं। अंतिम 3 वर्ण क्षय, त्रय और ज्ञ को व्यंजन नहीं कहा जाता, ठीक है। इन्हें जो ये 3 वर्ण हैं क्षय, त्रय और ज्ञ, ये अंत में आते हैं वर्णमाला में, इन्हें व्यंजन नहीं कहा जाता। इन तीनों को संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर। वैसे संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से? तो 3 तो हो गए ये, और एक हो गया श्रेय। तो कौन कौन से हैं 4 अक्षर हिंदी में? क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रेय, ठीक है। ये होते हैं संयुक्त अक्षर। इन्हें संयुक्त वर्ण भी कहते हैं। तो संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण की क्या परिभाषा है देखते हैं। किसी वर्ण में 2 व्यंजन और 1 स्वर के योग, अर्थात कम से कम 3 ध्वनियां जुड़कर एक वर्ण बना रही हों, उसे संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण कहते हैं। जिस अक्षर में कम से कम 2 तो हो व्यंजन और 1 हो स्वर, ठीक है। जिसमें कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर का योग होता है, उसे कहते हैं संयुक्त अक्षर। ये चारों जो संयुक्त अक्षर हैं, इन चारों में 2 तो व्यंजन का यूज हुआ है और 1 स्वर का प्रयोग हुआ है। देखते हैं कैसे। जैसे हमने यही ले लिया क्षय, तो हम
देखते हैं, ये हो गया क्षय। जब हम इसकी संधि करेंगे तो इसे कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे कै, शय और ए। ठीक है, तो ये हो गया क्षय। ठीक है, इसमें आधा कै आएगा, आधा शय आएगा और क्या आएगा? ए स्वर आएगा। तो ये आधा कै और आधा शय ये तो व्यंजन है, और स्वर क्या है इसमें? ए। तो इसमें ये दोनों तो हो गए व्यंजन प्लस एक हो गया स्वर। तो मैंने क्या बताया था संयुक्त अक्षर की परिभाषा? जिनमें कम से कम 2 व्यंजन और 1 स्वर का योग हो, उसे ही संयुक्त अक्षर कहा जाता है। तो ये क्षय हो गया। ऐसे ही त्रय में तय, रै और ए। ठीक है, ऐसे ही ज्ञ में, ऐसे ही श्रय में, इन सब में 2-2 व्यंजनों का और 1 स्वर का योग हुआ है, तभी ये संयुक्त अक्षर कहलाए हैं। तो संयुक्त अक्षर के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। और वर्णमाला में संयुक्त अक्षरों की संख्या क्या है? जो वर्णमाला में संयुक्त अक्षर जो प्रयोग होते हैं वो अंत में 3 होते हैं, वैसे संयुक्त अक्षरों की संख्या 4 होती है। तो संयुक्त अक्षर के बारे में आपको पता चल गया, और वर्गीय व्यंजन के बारे में पता चल गया, अंतस्थ व्यंजन के बारे में पता चल गया, और ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन के बारे में पता चल गया। अब व्यंजन जो होते हैं, व्यंजनों की परिभाषा देखते हैं। व्यंजन जो होते हैं वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते। व्यंजन किसे कहते हैं? वे वर्ण जो स्वतंत्र उच्चारित नहीं होते, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। अर्थात वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। तो व्यंजन की परिभाषा पता चल गई, क्योंकि कोई भी व्यंजन, ये 25 हैं, ये टोटल जो 33 व्यंजन है, जितने भी वर्णमाला में हमारे में व्यंजन हैं वो बिना स्वर की सहायता से नहीं बोले जा सकते। यानी व्यंजन अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। ठीक है, ये किस पे निर्धारित है या किस पे डिपेंड है? ये स्वरों पे डिपेंड है। व्यंजन कोई भी स्वतंत्र नहीं है, टोटल व्यंजन स्वरों पे आधारित हैं या स्वरों पे डिपेंड है। वो कैसे देखते हैं? जैसे एक व्यंजन हमने लिया कै। ये कै को हम अगर लिखेंगे कै प्लस ए, ठीक है, जब ही तो बन गया ये कै। ठीक है, तो यानी इसमें ए स्वर जो है छुपा हुआ है। कै में, कै व्यंजन में ए स्वर छिपा हुआ है। देखने में लग रहा है कै सिंगल है। मैंने क्या कहा? व्यंजन कभी भी स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, ये हमेशा स्वरों की सहायता से ही बनते हैं। ठीक है, अगर हम किसी भी व्यंजन से स्वर को हटा दें तो वो पूर्ण नहीं होगा। जैसे मैंने कै से ए को अलग कर दिया तो ये कै आधा हो गया। अब ये पूर्ण वर्ण या पूर्ण व्यंजन नहीं है। तो पूर्ण वर्ण या पूर्ण व्यंजन कब बनेगा? जब स्वर की सहायता इसे मिलेगी। तो स्वर क्या है? ए की सहायता से ये पूर्ण कै हो गया, पूर्ण व्यंजन या पूर्ण वर्ण हो गया। एक और देखते हैं, जैसे कि हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं की। क्या ले लिया? की। तो की को देखते हैं, ये कै हो गया प्लस ई। ठीक है, तो इसमें स्वर क्या है? ई स्वर है, और ये आधा कै हो गया। ठीक है, इसमें से स्वर अलग हो गया है। तो ये जब स्वर की सहायता मिली तो ये कहलाया की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। व्यंजन की परिभाषा भी समझ में आ गई होगी, और व्यंजन किस प्रकार से जो है स्वर की सहायता से बनते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं वर्ण पर लगने वाली बिंदियां। जो हमारे वर्ण होते हैं उन पे बिंदियां जो लगाई जाती हैं या चिन्ह लगाए जाते हैं वो किस किस पे लगते हैं देखते हैं। जैसे ये मैंने
जो एक डंडा खींचा और ऊपर जो सिरोरेखा खींची, ठीक है, ये एक वर्ण का जो कच्चा खाका होता है वो है। जैसे कि मैंने ये खींचा था, ठीक है, इसे कहते हैं खड़ी पाई। क्या कहते हैं? खड़ी पाई, ठीक है। और इसे कहते हैं सिरोरेखा। क्या कहते हैं? सिरोरेखा। ये है सिरोरेखा और ये है खड़ी पाई, ठीक है। ये वर्ण में प्रयोग होती हैं। जैसे हम कोई भी लिखेंगे, जैसे हमने लिखा पर, ठीक है, तो पर में जो पै लिखा, पै, ये क्या है? खड़ी पाई, ठीक है। और ये क्या है ऊपर? सिरोरेखा, ठीक है। ये समझ में आ गई होगी। तो देखते हैं अब, ये जो किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगती है या चिन्ह लगता है, इसे कहते हैं अनुस्वार। क्या कहते हैं? अनुस्वार। ये अनुस्वार, इस चिन्ह का प्रयोग हमारे हिंदी वर्णमाला के जो 11 स्वर हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताए थे, हिंदी वर्णमाला के 11 स्वरों पर ही होता है। अनुस्वार का प्रयोग हिंदी वर्णमाला के 11 स्वरों पे होता है और किसी पे भी नहीं होता। हिंदी वर्णमाला के जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन पे किसी पे भी अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता, सिर्फ स्वरों पे, 11 के 11 स्वरों पे किया जाता है। देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं एक। जैसे मैंने लिखा कंठ। क्या लिखा? कंठ। तो ये क्या है? अनुस्वार है। और ये कहाँ लगा है? कै के ऊपर, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था 11 स्वरों पे। तो कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कै के ऊपर लगा है, तो कै तो एक व्यंजन है, तो ये तो व्यंजन के ऊपर लगा है। नहीं, जैसे मैंने ये बताया था, जब कै को हम अलग करेंगे, ये देखिए, ठीक है, तो कै का अलग हुआ। और आगे देखते हैं, जैसे कि हम ठे को अलग करेंगे, ठीक है, तो कै को क्या? कै अलग कर दिया प्लस अंग, ठीक है, अंग। तो ये हो गया कंग और ये हो गया ठे ए, यानी ठ। तो ये बन गया कंठ, ठीक है। तो ये कै पे नहीं है, ये ए के ऊपर है, ये अनुस्वार, ठीक है, कंठ, कंठ, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं पंचमाक्षर बिंदु। ये पंचमाक्षर बिंदु हिंदी वर्णमाला में सिर्फ एक वर्ण ऐसा है जिस पर ये पंचमाक्षर चिन्ह या पंचमाक्षर बिंदु लगता है, और वो वर्ण है कै वर्ग का 5वां वर्ण। कै वर्ण का 5वां अक्षर या 5वां वर्ण। तो कै वर्ग का 5वां कौन सा है? अंगै। क्या है? अंगै। तो ये जो है पंचमाक्षर बिंदु, ये देखिए, हिंदी वर्णमाला में सिर्फ ये ही एक ऐसा वर्ण है या ऐसा व्यंजन है जिसमें पंचमाक्षर बिंदु का प्रयोग किया जाता है, बाकी कहीं भी इसका प्रयोग नहीं होता, ठीक है। उम्मीद करता हूं पंचमाक्षर बिंदु भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हम, कुछ वर्ण जो होते हैं उनके नीचे जो है, उनके नीचे इस बिंदु या इस चिन्ह का प्रयोग करा जाता है, और इसे कहते हैं ताड़न जात चिन्ह। इसे क्या कहते हैं? इससे 3 नामों से जाना जाता है। इस चिन्ह को, ये किसी वर्ण के जो नीचे लगते हैं, इन्हें ताड़न जात चिन्ह, उत्क्षिप्त चिन्ह या फेंका हुआ चिन्ह कहा जाता है। और हिंदी वर्णमाला में ऐसे 2 वर्ण हैं जिन पर ये ताड़न जात चिन्ह लगता है। कौन कौन से हैं वो वर्ण? टै वर्ग का 3रा और 4था अक्षर। टै वर्ग का 3रा और 4था वर्ण जो हैं, उनके नीचे जो है ताड़न जात चिन्ह लगता है। तो ये डै और ढै है। ये अभी
ये देखते हैं, ये हो गया डे और ये हो गया ढे। अभी ये हिंदी वर्णमाला के व्यंजन हैं और जो हमारी जो मूल भाषा संस्कृत है वहाँ से लिए गए हैं। जब इनके नीचे ये ताड़न जात चिन्ह या उत्क्षिप्त चिन्ह या फेंका हुआ चिन्ह लगा दिया जाएगा, अब ये जो है मूल भाषा संस्कृत के वर्ण नहीं रहे, अब ये हिंदी के वर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया डे और ये हो गया ढे। ठीक है, इन्हें उच्चारित जो करते हैं हम, उसमें भी अंतर होता है। कैसे? जैसे कि मैंने अभी लिखा था, ये तो डे था और ये ढे था। ठीक है, तो ये तो है डे, डे। ठीक है, तो जैसे हम लिखेंगे, ये लिखते हैं, क्या हो गया ये? डमरू। क्या हुआ? डमरू। ठीक है, ये तो हो गया ये वाला डे। ठीक है, और इसका प्रयोग कैसे करेंगे डे का? इसे करेंगे जैसे कि हम लिखते हैं गुड़िया। क्या लिख दिया? गुड़िया। ठीक है, तो इसे बोलेंगे गुड़िया। अगर हम इसके नीचे ताड़न जात लगा दे तो अब ये डमरू नहीं रहा, अब ये हो गया डमरू। ठीक है, क्या हो गया? डमरू, जबकि होता है डमरू। तो डमरू जो है, जो हिंदी वर्णमाला का जो वर्ण है डे, उसका यूज होता है, और गुड़िया में ताड़न जात चिन्ह लगता है, ताड़न जात वर्ण जो है उसका प्रयोग होता है। ठीक है, अगर हम इस ताड़न जात को हटा देंगे तो ये अब गुड़िया नहीं रहा, ये हो गया गुडिया। क्या हो गया? गुडिया। ठीक है, तो डे और डे में अंतर समझना चाहिए आपको। ऐसे ही ढे होता है, ये होता है ढे और ये होता है ढे। ठीक है, ढे ढे, ऐसी है डे और डे। उम्मीद करता हूं ये जो है आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नुक्ता चिन्ह की। इसे कहते हैं नुक्ता चिन्ह। ठीक है, तो ये कहाँ यूज होता है? नुक्ता चिन्ह जो है हिंदी वर्णमाला में, हमारी हिंदी में 5 वर्ण ऐसे हैं जो अरबी और फारसी भाषा से हमारी हिंदी में आए, जिनमें ये नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से वर्ण हैं वे वर्ण हैं, एक तो कै वर्ग के ये 3 शुरू के, कै, खे, गे। ठीक है, और एक है जे और एक है फे। अभी तक ये जो हैं ये हिंदी वर्णमाला के वर्ण हैं। ठीक है, लेकिन इनसे संबंधित जो है, ये जो नुक्ता जो है इन 5 वर्णों में लगाया जाता है। ठीक है, कहाँ लगता है ये नुक्ता? अब देखते हैं। ये नुक्ता किसी वर्ण से पहले लगता है, जैसे कि कै के यहां लग जाएगा। ठीक है, खे के यहां लग जाएगा, गे के यहां लग जाएगा, और जै के यहां लगेगा, और फे के भी यहां लगेगा। अब ये हिंदी के वर्ण नहीं रहे, अब ये अरबी और फारसी भाषा के हैं, लेकिन हिंदी में इनका प्रयोग खूब किया जाता है। जैसे कि इनसे संबंधित जो है, हम पहले एक एक वर्ण एक एक शब्द देख लेते हैं इनसे संबंधित कहाँ प्रयोग होता है। जैसे कै है ये, तो कै में एक शब्द आपने सुना होगा, वो है कसूर। ठीक है, ये कसूर होता है, तो इसमें यहाँ जो है ये नुक्ता लगाया जाता है, इसे बोलते हैं कसूर। ठीक है, इनमें भी बोलने में, उच्चारित करने में अंतर होता है। हिंदी के जो ये 5 वर्ण हैं और अरबी फारसी के जो वर्ण हैं, इनमें उच्चारित करने में भी
अंतर होता है, अभी मैं वो आपको बताऊंगा। पहले एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे कै का हो गया कसूर, एक ले लेते हैं, खे का ले लेते हैं, जैसे खबर। क्या हो गया? खबर। एक हम गे का लेते हैं, ये हो गया गलत। और एक ले लेते हैं हम जै का, जुर्म। और फे का ले लेते हैं फसल। ठीक है, तो ये हिंदी में खूब यूज हो रहे हैं, जबकि ये अरबी और फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी और फारसी भाषा तो अलग अलग हैं, लेकिन इनकी जो लिपि है वो अरबी है। अरबी और फारसी भाषा की जो लिपि है वो अरबी है। ठीक है, और ये शब्द हैं, इनके बारे में किसने कहा था? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो थे, वो जो थे भाषा विद्वान थे, और उन्होंने 1913 में इनके बारे में बताया था। तो अब देखते हैं, हम अपने हिंदी के लिख देते हैं, हिंदी वर्णमाला के कै, खे, गे और जै और फे। ठीक है, अब इन्हें उच्चारित करने का तरीका देखते हैं, कैसे उच्चारित करते हैं, यानी बोलते वक्त कैसे यूज करते हैं इन्हें। इसे तो बोलेंगे कै और इसे बोलेंगे कै। ठीक है, इसे बोलेंगे खे, इसे बोलेंगे खे, 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 और ये खे। ये गे, 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 गे। ये हो गया जै, जै। क्या हो गया? जै, जै, जै। जैसे कि इंग्लिश, जै की इंग्लिश क्या होती है? जे। ठीक है, और जै की होती है जेड। ठीक है, तो आपने देखा होगा इंग्लिश वर्णमाला में इंग्लिश अल्फ़ाबेट होता है जो एक जेड होता है, जैसे हमें उसे पढ़ा जाता है जेब्रा। ठीक है ना, क्या पढ़ा जाता है? वो ये जेब्रा पढ़ा जाता है उसे। ठीक है, तो ये इसमें यहां नुक्ता लगा रहता है। ठीक है, जेब्रा, जेब्रा नहीं है, ये जेब्रा या जेब्रा बोलेंगे इसे। तो ये हो गया जै और ये हो गया जै। ये फे है, हिंदी वर्णमाला का है फे, फे, फे। तो ये हो गया फसल, जुर्म, जुर्म नहीं जुर्म। और ये फसल नहीं है, फसल। ये खबर नहीं है, खबर। ठीक है, तो ऐसे जो है इन्हें उच्चारित करते समय भी थोड़ा इनमें डिफरेंट होता है, थोड़ा बदलाव होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चारों चिन्ह थे हिंदी वर्णों पे, जो इन बिंदियों का, चारों बिंदियों का प्रयोग किया जाता है, अनुस्वार ऊपर जो प्रयोग की जाती है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार चिन्ह है। ये 11 स्वरों पर ही लगेगा। ये पंचमाक्षर बिंदु है जो सिर्फ हिंदी वर्णमाला के एक ही वर्ण पर लगता है, जो है कै वर्ग का पंचमाक्षर, जिसे हम कहते हैं अंगे। ठीक है, जो ये है। ठीक है, और ये जो नीचे है ये ताड़नजात चिन्ह है या उत्क्षिप्त चिन्ह है या फेंका हुआ चिन्ह है, और ये हिंदी वर्णमाला के सिर्फ 2 वर्णों पर लगता है। कौन से हैं वो? टे वर्ग का तीसरा और चौथा। टे वर्ग का तीसरा डे और चौथा ढे। डे और ढे पे जो है ताड़नजात चिन्ह प्रयोग किया जाता है। तो इन दोनों को हम, जब इनके नीचे ये चिन्ह प्रयोग किया जाता है ताड़नजात, तो इन्हें हम ताड़नजात वर्ण भी कहते हैं। और ये था नुक्ता। ठीक है, नुक्ता जो है अरबी फारसी से जो हमारे हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, ये 5 वर्ण हैं। ठीक है, और इनसे संबंधित शब्द भी ढेरों शब्द जो हैं हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो ये 5 वर्णों पर किया जाता है नुक्ता का प्रयोग। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब एक चीज़ और झ के बारे में और जान लेते हैं थोड़ा सा। ये च वर्ग के चौथे वर्ण, च वर्ग का चौथा वर्ण है झ। ठीक है, चौथे वर्ण झ के प्राचीन रूप। झ को पहले जो है ये लिखा जाता था, झ ऐसे लिखा जाता था पहले। आपने पुरानी कुछ किताबों में देखा भी होगा,
इस झ का प्रयोग होता था, ठीक है, लेकिन अब जो है इस झ का प्रयोग किया जाता है। तो ये झ जो था ये इसे अमानक वर्ण माना जाता है। इसने हिंदी व्याकरण के जो मानक हैं, हिंदी वर्णमाला के, हिंदी के जो मानक हैं उन पे ये खरा नहीं उतरा, इसीलिए इसे अमानक वर्ण घोषित कर दिया और ये हिंदी में अब इसका यूज नहीं किया जाता, इसे अमानक जो है घोषित कर दिया गया है। अब जो है इस झ की जगह इस झ का प्रयोग किया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, ऑप्शन दे दें आपको कि निम्नलिखित में से हिंदी का अमानक वर्ण कौन सा है, तो ये झ है, जो पुराना पहले यूज किया जाता था, अब ये अमानक है। ठीक है, अब देखते हैं वे वर्ण जिनके ऊपर घुंडी आती है। कुछ वर्ण ऐसे हैं जिनके ऊपर घुंडी आती है, ठीक है, तथा विसर्ग के ऊपर, दोनों के ऊपर सिरोरेखा नहीं खींची जाती। ठीक है, तो कुछ वर्ण हैं जिनमें हम घुंडी का प्रयोग करते हैं। कैसे? जैसे कि हम लिखते हैं कक्षा, क्या लिखते हैं? तो ये क्ष में ऊपर घुंडी आ रही है, तो जब हम सिरोरेखा खींचेंगे तो घुंडी वाले किसी भी वर्ण के ऊपर सिरोरेखा नहीं खींची जाती। इसे यहाँ तक खींचेंगे और उसके बाद फिर ये ऐसे खींचेंगे, तो ये हो गया कक्षा। ठीक है, और बहुत सारे हिंदी भाषा में ऐसे शब्द हैं जिनमें घुंडी आती है, उनके ऊपर कभी भी सिरोरेखा नहीं खींची जाती। ठीक है, तो जैसे कि हमने कक्षा देखा और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। अब देखते हैं हम विसर्ग। तो विसर्ग से संबंधित भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा नहीं खींची जाती। जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल भी दिए हैं। घुंडी का एग्जाम्पल है, जैसे संक्षिप्त लिखा हमने, तो संक्षिप्त, ये क्ष पे घुंडी आ रही है तो इसके ऊपर सिरोरेखा नहीं खींचेगी, यहाँ तक खींचने के बाद फिर आगे से यहाँ से स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, कोई भी हिंदी का कोई भी वर्ण हो जिसमें ये घुंडी आ रही है उसके ऊपर सिरोरेखा कभी नहीं खींची जाएगी। समझ गए? और जैसे प्रातःकाल, ये विसर्ग है हमारा, विसर्ग जो है शब्द के बीच में लगता है, तो प्रातः विसर्ग के ऊपर भी कभी भी सिरोरेखा नहीं खींची जाएगी, उसके बाद शुरू होगी ये सिरोरेखा। ठीक है, प्रातःकाल। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको घुंडी वाले जो वर्ण हैं और जो विसर्ग हैं उनके बारे में भी पता चल गया होगा। तो आज की वीडियो में हमने जो देखा, हमने जो है व्यंजनों की संख्या देखी, 33 हैं हमारे व्यंजन, 25 जो है वर्गीय व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखे 4 येरे लेवे वाले जिन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। 4 देखे श वाले, इन्हें हम ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, हमने जो है संयुक्त अक्षर देखे जिनकी संख्या 4 है, संयुक्त अक्षरों की डेफिनेशन देखी, व्यंजन देखे, व्यंजनों के देखा कि व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से ही बनते हैं। वर्ण पे लगने वाली बिंदी देखी, अनुस्वार, पंचमाक्षर, ताड़नजात। ठीक है, और नुक्ता जो विदेशी भाषा जो अरबी फारसी है उनसे जो है उन वर्णों में जो है नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। और जिन वर्णों पर जो ये वर्ण हैं, इन वर्णों पे जो ये नुक्ते का प्रयोग किया गया है, कै, खे, गे, जे और फे पर, ठीक है, तो इन्हें हम संघर्षी वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि जब इन्हें बोलते वक्त जो है मतलब मुख से जो वायु निकलती है वो संघर्ष करके निकलती है। इसे तो सीधा बोल देंगे फे, इसे बोलेंगे फे, तो वायु संघर्ष यानी थोड़ा तेजी से घर्षण करते हुए निकलती है, तो ये जो है संघर्षी व्यंजन है। इसी प्रकार यहाँ जो मैंने से और है देखे, इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। इन्हें ऊष्म वर्ण इसीलिए कहा जाता है कि इन्हें बोलते वक्त मुख से जो वायु निकलती है वो जो है घर्षण करती हुई निकलती है। से तो है ऐसे बोलते हैं तो घर्षण होते हैं, तो वायु जो घर्षण करती है तो वो गर्म होकर बाहर निकलती है, इसीलिए ऊष्म यानी गर्म ऊष्म वर्ण कहा जाता है इन चारों को।
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे व्यंजनों के बारे में। और कल की वीडियो में जो है हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।